कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह हम फिर हाजिर हैं लेकर खास कार्यक्रम और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बासमती धान की फसल में बाली बनने से पूर्व एवं बाद वाली अवस्था पर प्रबंधन, दुधारू पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या और निदान पर जानकारी, गाजर की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और उसकी बुआई तकनीक, हमारे प्रदेश में धान की फसल का क्षेत्रफल काफी है, अतः जिन भी किसान भाइयों ने बासमती धान की फसल लगा रखी है उनकी फसल में इस समय या तो बालियां बन रही हैं या बनने जा रही हैं। तो इस समय फसल में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को करें, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया बासमती निर्यात विभाग प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर रितेश से। किसान भाइयों, आज हम बासमती धान में इस समय पर जो क्रियाएं करनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बासमती धान की विभिन्न वैरायटियां आपके खेत में इस समय गोब अवस्था में होंगी। कुछ किसान भाई जिन्होंने थोड़ा सा जल्दी लगाया है उनके यहाँ बाली निकलना शुरू हो चुका होगा। इस समय पर पानी का विशेष महत्व है। जब आपकी बाली निकलना प्रारंभ होती है आपको खेत में थोड़ा सा पानी भर के रखना चाहिए, जिससे कि आपकी सारी बालियाँ एक साथ निकल आएँ, जल्दी से निकल आएँ और आपका खेत यूनिफॉर्म नज़र आए, एक जैसा नज़र आए। ऐसा करने से आप अपनी गुणवत्ता को सुधार कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं बासमती धान की खेती में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। आप सभी ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का प्रयोग किया होगा। जैसे हमने पूर्व में आपको बताया था, जब आप खेत तैयार करते हैं धान लगाने के बाद अंतिम समय पर आपने 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 60 किलो नाइट्रोजन का खेती की विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग कर चुके होंगे। इस समय या इसके आगे किसी भी तरह की नत्रजन मतलब यूरिया का प्रयोग करना संस्तुति बिल्कुल नहीं है। अतः आप इस समय पर धान के खेत में यूरिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो किसान भाई इस समय यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपको ये जानना चाहिए कि यूरिया का काम पौधे की बढ़वार करना है और अब हमें पौधे को नहीं बढ़ाना है, अब उसके अंदर बाली बन चुकी है, हमें बाली पर ध्यान देना है। यदि अब आप यूरिया डालेंगे तो पौधा अपने को बढ़ाने लगेगा और बाली का विकास रुक जाएगा, जिससे आपको नुकसान होगा। जिन किसान भाइयों ने पोटास का प्रयोग नहीं किया है या कम किया है उन किसान भाइयों को विशेष सलाह दी जाती है कि पोटास का दाना बनने में बहुत रोल होता है। यदि आप पोटास का प्रयोग करते हैं तो दाने की जो भराव होगा वो अच्छा होगा, दाने लंबे बनेंगे और दानों में शाइनिंग ज़्यादा होगी। ऐसे किसान भाइयों को सलाह दी जाती है आप आजकल बाज़ार में घुलनशील
पोटासिक फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं। आप 2 किलो सल्फेट ऑफ पोटास जो कि 0050 होता है, उसका 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ गोब अवस्था में, इस समय की अवस्था में यदि आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेत में जो दाने बनेंगे उनमें काफ़ी चमक होगी, दाने बहुत अच्छे बनेंगे। जिन किसान भाइयों ने परंपरागत बासमती धान की प्रजाति जैसे बासमती 370, टाइप 3, तरावड़ी बासमती, बासमती CSR 30 आदि लगाई हैं, उन किसान भाइयों की फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी होगी। किसान भाई, आप सभी जानते हैं ऐसी प्रजातियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं। यदि आपके खेत में इनकी बढ़वार ज़्यादा हो रही है तो आप इनकी पत्तियों को ऊपर से काट सकते हैं। काटने से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी फसल की बढ़वार रुकेगी, दूसरा इस फसल में जो अंडे कीटों ने दिए होंगे वो अंडे उन पत्तियों को काटने से आपके खेत के बाहर हो जाएंगे। आपको इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि इन पत्तियों को काटने के बाद आप खेत में ही ना फेंकें। आप एक झोली ले लें और काटने के साथ साथ उस झोली में आप इन पत्तियों को रखते रहें। इन पत्तियों को आप पशुओं को चारे के रूप में भी खिला सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह आप मेहनत करके अपनी फसल तैयार कर लेते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि किसान पूरी फसल तैयार कर लेने के बाद जब उसकी कटाई करते हैं और जब थ्रेसिंग करते हैं उस समय थोड़ी सी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कटाई के समय पर विशेष रूप से ध्यान रखें। आप खेत में ज़मीन से मिलाकर इसको नहीं काटें। आप ज़मीन से 6 से 8 इंच ऊपर से इसको काटें और उसके बाद यदि आप खेत में बिछाते हैं, सुखाने के लिए छोड़ते हैं तो आपकी फसल जल्दी सूख जाती है। दूसरी बात, आपके जो दाने हैं वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे आपके दानों का रंग खराब नहीं होता है, दानों की चमक बरकरार रहती है। इसके बाद जब आप थ्रेसिंग कर लेते हैं, कई बार देखा गया है किसान भाई थ्रेसिंग करने के बाद उसको ऐसे ही इकट्ठा करके रख लेते हैं, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हमारी धान की फसल खराब हो जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं धान की फसल में जब कटाई होती है मॉइस्चर काफ़ी होता है और बिना सूखे 12 से 14% मॉइस्चर होना चाहिए जब हम इसका भंडारण करें। बिना सूखे यदि हम इसको इकट्ठे करते हैं तो इसमें बहुत तरह के फंगस डेवलप हो जाते हैं जो कि आपके दाने के रंग को और दानों को खराब कर देते हैं। जैसे आपने इतनी मेहनत करके, इतना खर्च करके अपनी फसल तैयार की थी और लास्ट में मंडी जाने से पहले 1-2 दिन की लापरवाही से हम काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। तो आप यदि ध्यान रखेंगे, थ्रेसिंग करने के बाद सुखाएंगे, जब मंडी में लेके जाएंगे, निश्चित रूप से आपके फ़ायदा होगा। हमारे किसान भाई कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन भी करते हैं। अतः इस समय जिन भी किसान भाइयों के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या देखने को मिल रही है, वो इस रोग से निदान हेतु कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सालय बैतालपुर देवरिया के डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। एक घातक बीमारी के रूप में पशुओं में आता है, खास करके अगर हम डेयरी एनिमल्स की बात करें, गाय और भैंसों की बात करें, तो यह विषाणु जनित रोग है और इसमें प्रोडक्शन लॉस बहुत होता है। मृत्यु दर तो बड़े जानवरों में कम होती है, लेकिन इसमें उत्पादकता प्रभावित होती है। इसमें जानवर खराब हो जाता है, उस ब्यात में उसका दूध नहीं मिल पाता है, गर्भित जानवर बच्चा फेंक देते हैं या गर्भपात हो जाता है और पुनः गर्भ धारण करने में उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से हमारे पशु इससे बेकार हो जाते हैं। यह एक वायरस विषाणु जनित बीमारी है जिसके कि कई प्रकार और सब प्रकार होते हैं। एशिया 1, एशिया 2, एशिया 3, सेट 1, सेट 3, OAC, इस तरह के तमाम सब प्रकार और प्रकार इस वायरस के पाए जाते हैं जो कि पशुओं में बीमारी करते हैं। किसान भाई पशुओं में लक्षण को देख के ये जान सकते हैं। इसमें जो मुख्य लक्षण आता है वो सर्वप्रथम सबसे तीव्र बुखार होगा, जिसमें से 104, 106 डिग्री सेल्सियस तक, 107 तक भी बुखार होता है। साथ में मुंह में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। छालों के कारण से मुंह से लार गिरनी शुरू हो जाती है। पशु मुंह बार बार खोलता है और बंद करता है, जिसे चप चप की आवाज़, चैम्पिंग
कहते हैं इसको, चप चप की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इन छालों के होने के कारण पशु कुछ भी खाने में असमर्थ हो जाता है। इन छालों के साथ साथ ही पशुओं के खुर में, खास करके दोनों खुरों के बीच में छाले पड़ते हैं, जिसके वजह से पशु बार बार अपने पैर को उठाता है, चलने में उसको परेशानी होती है, कभी कभी खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो इस सब चीज़ों के साथ साथ ये बीमारी आती है। छाले जो होते हैं फूट जाते हैं और फूटने के बाद ये घाव का रूप ले लेते हैं। ये घाव फिर दूसरे बैक्टीरिया के द्वारा इन्वेड होके ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें होता है और ये बहुत ज़्यादा परेशानी पशुओं को कर देता है। एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेज़ी से फैलती है, एक संक्रामक बीमारी है। इन बीमारी को फैलने का कारण एक बीमार पशु के संपर्क में जब कोई भी पशु आता है तो स्वस्थ पशु को भी ये बीमारी हो सकती है। कोई व्यक्ति जो बीमार पशुओं को अटेंड कर रहा है और वही स्वस्थ पशुओं को भी अटेंड कर रहा है तो उसके लार या अन्य स्राव पशुओं के जो छाले हैं उससे निकला हुआ जो द्रव है उसका देता है। इस तरह से ये बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। हवा के माध्यम से भी ये बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में एक गांव से दूसरे गांव तक ट्रेवल कर सकती है। तो आप इस बीमारी के फैलने की भयावहता का पता लगा सकते हैं कि किस तरह से ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और ये पूरे क्षेत्र को एक साथ या पूरे डेयरी फार्म को एक साथ प्रभावित कर देती है और इससे पशुपालकों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम इस बीमारी के उपचार या अथवा बचाव की बात करें तो अन्य विषाणु जनित बीमारियों की तरह इसका भी कोई उपचार नहीं है। सेकेंडरी इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं या लाक्षणिक तौर पे इसका उपचार किया जाता है। बचाव ही इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। अगर पशु को किसी एक पशु को ये बीमारी हो गई है तो उसमें जो सावधानियां बरतनी है बचाव के लिए, प्रयास किया जाए कि उस पशु को अन्य पशुओं से अलग बांधा जाए। अपने फार्म पे साफ सफाई रखें, चूने का या अन्य एंटीसेप्टिक का छिड़काव करें। आजकल हवा में फ्यूम्स के रूप में स्प्रे करने के लिए तमाम एंटीसेप्टिक्स आते हैं। इनको पशु चिकित्सक की सलाह लेके ऐसे समय पे अपने फार्म के अंदर, अगर आपका ऑर्गेनाइज फार्म है तो उस फार्म के अंदर छिड़काव अवश्य कर दें। इस बीमारी के बचाव का जो मुख्य बिंदु है वो है टीकाकरण। अभी बृहद टीकाकरण अभियान चला के इस बीमारी के रोकथाम की जा रही है। तो पशुओं को अपने, जब भी आपके दरवाजे पे टीकाकरण हेतु लोग पहुँचें तो अपने पशुओं को टीकाकरण अवश्य कराएं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप रुकते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। खरगोश पालन कम समय में अधिक आय का जरिया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो भी किसान भाई गाजर की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये समय उपयुक्त चल रहा है। तो गाजर की अधिक उपज देने वाली किस्में कौन सी हैं और इसकी वैज्ञानिक बुआई तकनीकी क्या है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह से। गाजर एक ऐसी हमारी सागबाजी है जो किसान भाई, ये जड़ वाली सागबाजी है, इसको हम प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं, सलाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और कम समय में हम अधिक इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी बुआई के पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी के लिए हमारी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक जुताई करने के बाद मिट्टी पलट हल से 2-3 जुताई हम कल्टीवेटर या हैरो से करते हैं और इसके बाद खेत हमारा तैयार हो जाता है। मिट्टी इसकी जो अगर हमारी बलुई और दोमट है तो हमारा बहुत अच्छी ये इसके गाजर के लिए मानी जाती है। और इसमें कंपोस्ट खाद का ज़रूर प्रयोग करते हैं। कंपोस्ट खाद हमारा अगर उपलब्ध है तो 10 से 15 टन कंपोस्ट खाद या बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ती है तो रासायनिक खाद नाइट्रोजन 60 से लेकर के 80 किलोग्राम और
फास्फोरस 40 से लेकर के 50 किलोग्राम और पोटास जो हमारा 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के बीच में हम इसका रेंज करते हैं। पोटास और फास्फोरस वाली खादें का पूरी मात्रा नाइट्रोजन की 1/3, अगर बलुई मिट्टी है तो हम 3 भाग कर लेते हैं और इसको 1/3 भाग इस समय हमारा बुआई के समय प्रयोग करते हैं और 2 भाग जो हमारा बचता है उसको 2 बार में हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार की किस्में हैं। एक है यूरोपियन किस्में जिसमें ट्रॉपिकल क्षेत्र में इसको करते हैं, दूसरा एशियाटिक जो हमारी सब ट्रॉपिकल रीजन में इसको ग्रो करते हैं। इसमें अच्छी उपज मिल जाती है। 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टर इसमें पूसा रुधिरा में उपज मिल जाती है। इसकी भी हम बुवाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा हम जहाँ तक सवाल है 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर इसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, खेत में जब गाजर की बुवाई करते हैं तो इसके पहले ये ध्यान रखें कि कोई बीमारी या रोग ना लगे, इसके लिए बीज शोधन जरूर कर लें। बीज शोधन के लिए हमारे बाज़ार में या कृषि रक्षा इकाई पर बीज शोधन के लिए रसायन उपलब्ध हैं। इसमें कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और ये हमारा थीरम आता है, इसको 2 ग्राम मात्रा को मिला करके 1 किलो बीज में बीज उपचारित कर लेते हैं। इसके अलावा जैविक एजेंट हमारा ट्राइकोडर्मा नाम का आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जेनियम, इसको 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज शोधन करके और इसको हम बीज शोधन के पश्चात बुआई कर सकते हैं। बुआई का समय हमारा सितंबर से लेकर के अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक बहुत अच्छा समय है। इसकी बुआई हम लोग करते हैं और बुआई की विधि के लिए जहाँ तक बात है, हम लोग या तो समतल खेत में लाइन में हल्के पीछे कूंड से हम कर सकते हैं। बीज ये ध्यान रखें बहुत ज़्यादा गहराई में न जाए और लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 15-20 सेंटीमीटर रखते हैं। इस तरह मेड़ों पे भी हम लोग बुआई कर सकते हैं। मेड़ों पर इसकी बुआई करके और नालियों में इसकी सिंचाई करते हैं। इस तरह हम इसकी बुआई करके और 150 से लेकर 200 कुंटल प्रति हेक्टर उपज ले सकते हैं। प्रदेश के कुछ किसान खरगोश पालन करते हैं लेकिन इनसे अच्छा लाभ नहीं ले पाते हैं, जबकि हमारे बीच एक प्रगतिशील किसान गुलशन साहू मौजूद हैं जो कि मांस के लिए खरगोश पालन करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। ये रेबिट फार्मिंग करने के लिए पेरेंट स्टॉक रखना पड़ता है, पेरेंट खरीदने पड़ते हैं। एक बार अगर आप पेरेंट खरीद लिए तो अगले 5 सालों तक आपको पेरेंट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वो पेरेंट हर महीने बच्चे देती है और बच्चों को बड़ा करके हमको बेचना होता है। पेरेंट हमारे पास 5 साल तक रहेंगे, उनसे जो बच्चे प्राप्त होंगे उन बच्चों को बड़े करके हमको मार्केट में बेचना होता है। एक यूनिट में 7 मादाएं एवं 3 नर हैं जी। इनका गस्टेशन पीरियड 30 दिन का होता है, पर 45 दिन में एक बार क्रॉसिंग कराते हैं और एक महीने में एक बार ये बच्चे देती हैं। पर एक बार में बच्चे देने की संख्या इनमें 8 से 10 मैक्सिमम 12 से 14 तक बच्चे दे रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे 5 से 6 बच्चे सरवाइव कर लेते हैं, जो कि 2 से 2.5 किलो तक के 3 महीने में हो जाते हैं। इनका हीटिंग देखना पड़ता है, हीटिंग देख करके क्रॉसिंग करा देते हैं। क्रॉसिंग करा करके टैग लगा देते हैं पर केज में, जिससे हमको पता चल जाता है कि आज हम क्रॉसिंग कराए हैं तो अगले 1 महीने के बाद ये बच्चे दे देंगे। जो कि गर्भाधारण की होती हैं जो मादाएं रेबिट, उनको हाल कर रखा जाता है। उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, उन्हें पानी की कमी ना हो, उनके दाना कमी ना हो, क्योंकि दाने और पानी की कमी से चूँकि बच्चे मरने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए हम उनको अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। बच्चा चूँकि ये अपने घोंसले खुद बनाती है बॉक्स में और अपने बच्चे खुद देती है, उनको फीडिंग भी खुद कराती है, इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। 8 से 10 दिन में इनका बच्चे का आँख खुल जाता है। आँख खुलने के बाद बच्चे में कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, सभी बच्चे अच्छी तरीके से सर्वाइव करते हैं। बच्चे छोटे रहते हैं तो पूर्ण रूप से 10 से 12 दिन तक अपनी माँ की दूध पर निर्भर रहते हैं। उनको दिन में 2 से 3 बार दूध पिलाया जाता है, उनकी माँ खुद दूध पिलाती है उनको। अगर कोई मादा रेबिट
दूध नहीं पिला रही हैं तो उनको सिरिंज के माध्यम से और रैबिट को पकड़ करके दूध पिला सकते हैं। 12 से 15 दिन में हरे चारे दाने थोड़े बहुत चखने चालू कर देते हैं। हरा चारा दाना एक बार खाना सीख जाने के बाद हमको कोई तकलीफ नहीं होती। और इसका आहार प्रबंधन बहुत ही सरल है। एक टाइम हम इन्हें दाना देते हैं, कॉन्सेंट्रेट दाना खिलाते हैं, एक टाइम हरा चारा। क्योंकि हरा चारा खिलाने से लागत में कमी आ रही है, कमी हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम एक टाइम इनको हरा चारा दे रहे हैं, हम एक टाइम दाना खिला रहे हैं। पर रैबिट के हिसाब से हम इनको 50 से 60 ग्राम दाना खिला रहे हैं और हरा चारा वेट के अनुसार दे रहे हैं इनको आहार की मात्रा इनके बॉडी वेट के हिसाब से दे रहे हैं। 2 से 2.5 किलो तक के जो पेरेंट हैं हमारे पास, उनको हम 50 से 60 ग्राम तक दाना दे रहे हैं और इनको हरा चारा के रूप में बरसिम खिला रहे हैं। सामान्य पानी देते हैं हम लोग। अगर कोई मादा खरगोश या नर खरगोश में कमजोरी का लक्षण दिखाई दे रहा है या दस्त में कर रहा है तो उनको हम ब्री कॉम्प्लेक्स मिलाकर उनके पानी में दे सकते हैं। आवास की साफ सफाई के लिए हर 3 से 4 दिन में नीचे फर्श को साफ करके पानी मार देते हैं, जिससे कि पूरा साफ हो जाता है। समय समय पर फिनाइल से साफ किया जाता है। चूने से भी महीने में एक बार चूने से पुताई कर देते हैं। पात्र को लगभग 8-10 दिन में साफ कर देते हैं। चूँकि मिट्टी के पात्र हैं इसलिए ज़्यादा गंदे नहीं होते और सुविधाजनक होते हैं। खरगोश में ऐसी कोई भयावह बीमारी नहीं है, फिर भी इनमें खरगोशों में कान का कैंसर है जो कि दाग की तरह होता है। इनके लिए प्रति 2 महीने में एक बार हम आइवरमेक्टिन का इनको टीकाकरण कर देते हैं। रैबिट फार्मिंग करने के लिए हमने 30 यूनिट शुरू में रखा। 30 यूनिट रखने का जो खर्च है, केज का खर्च है, लगभग उसमें 1 लाख रुपया स्टैंड, नेक्स्ट बॉक्स, उनके बर्तन और केज करके हमको, चूँकि जो केज जो हम बनाए हैं गैल्वेनाइज आयरन का है जो महंगा मिलता है, इसलिए पर यूनिट के हिसाब से 2 से 2,500 रुपये हमको केज बनाने में खर्च आया है। और इनका जो फीडिंग है ये एक दिन में मादा रैबिट जो एडल्ट हैं मतलब 50 से 60 ग्राम खाते हैं और लगभग 1 महीने में 3 से 4 किलोग्राम दाना खा जाते हैं। इसलिए प्रति रैबिट के हिसाब से अगर हम बच्चों को तैयार करते हैं तो 3 महीने में हमको 250 से 300 रुपये पर केजी के हिसाब से खर्च आता है। क्योंकि हमने अभी दाने के साथ साथ हरा चारा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमको खर्चे में और कमी मिली है। 3 से 4 किलो दाना एवं प्रबंधन सभी खर्च करके हमको लगभग 300-400 रुपये एक खरगोश को 2 किलो खरगोश को तैयार करने में लगता है। और हम 2 किलो के खरगोश को ओपन मार्केट में बेचते हैं तो 500 से 600 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है। चूँकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में पहली बार सप्लाई किया था अपना रैबिट, अपना जो तैयार बच्चे को 300 रुपये पर केजी के हिसाब से मिला, इसलिए हमने तय किया कि ओपन मार्केट में 500 से 600 रुपये चूँकि हमको मिल रहा है, इसलिए हमने ओपन मार्केट में बेचना चालू कर दिया है। प्रति खरगोश के पीछे हमको 500 से 600 रुपये आमदनी हो रही है। एक लॉट में हमने 800 बच्चे निकाले हैं जिनका वजन पर बच्चे के हिसाब से 2 केजी था। हमने 16 क्विंटल माल यहाँ से रेडी खरगोश मीट पर्पस के लिए निकाले हैं, जिनसे हमको प्रत्येक 3 मंथ में, चूँकि 3 महीने में बच्चे ये तैयार होते हैं 2 किलो के, हमको 3 मंथ में 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी हुई। इस हिसाब से पर मंथ के हिसाब से हमको 1 से 1.5 लाख रुपए शुद्ध आमदनी प्राप्त हुई। जो नया फार्मिंग करना चाहते हैं उनको शेड बनाना पड़ेगा। शेड बनाने के लिए अगर 1 यूनिट से आप चालू करते हैं रैबिट फार्मिंग का काम तो ज़्यादा खर्च नहीं है, 8 से 10 हज़ार रुपये में आपका शेड तैयार हो जाएगा। हमने चूँकि बड़े स्तर पे चालू काम किया है, इसलिए हमको 2 से 2.5 लाख रुपए 30 यूनिट खरगोश रखने के लिए हमने 2.5 से 3 लाख रुपए शेड बनाने में खर्च किए। मेरा मानना ये है कि कम से कम 5 यूनिट रखें, क्योंकि एक आदमी 5 यूनिट के लिए भी सफिशिएंट है और 10 यूनिट के लिए भी सफिशिएंट है। तो पर यूनिट आप ज़्यादा रखें, इससे मजदूर का खर्च कम होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जौरा झांसी के संदीपन चौरसिया ने। आपने अरंडी की फसल में देख रेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
अरंडी की खेती प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र सहित प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में की जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने जून माह के द्वितीय पखवाड़े या जुलाई माह में इसकी बुआई की होगी, उनकी फसल इस समय 2.5 से लेकर 3 महीने की विभिन्न अवस्थाओं पर खेतों में खड़ी होगी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, बरसात का मौसम अभी अभी समाप्त हुआ है। ऐसे में अरंडी की फसल में विभिन्न खरपतवारों की समस्या इस समय देखी जा सकती है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक फसल में निराई गुड़ाई का कार्य नहीं संपन्न किया है, वह यदि संभव हो सके तो निराई गुड़ाई का कार्य अवश्य कर दें, जिससे फसल की बढ़वार सुचारू ढंग से हो सके और साथ ही कीट बीमारियों से फसल मुक्त रहे। इसके बाद अगला प्रबंधन आता है सिंचाई का। तो सिंचाई की यदि बात की जाए तो अरंडी एक सूखा सहन करने वाली फसल है, जिसकी खेती प्रमुख रूप से वर्षा आधारित अवस्था में की जाती है। किंतु परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि सिंचाई के द्वारा फसल की उपज में पर्याप्त वृद्धि पाई गई है। अतः भूमि एवं मौसम के अनुसार वर्षा काल के बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहने से उपज में आशातीत वृद्धि होगी। अरंडी की फसल में पुष्पा अवस्था एवं फलियां बनने की अवस्था पर आवश्यक नमी बनाए रखना जरूरी होता है। किसान भाइयों, अरंडी की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन की यदि बात की जाए तो रासायनिक उर्वरकों में 80 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस एवं 35 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। नत्रजन की आधी मात्रा व फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा का प्रयोग आपने बुआई के समय कर लिया होगा। अब जो शेष नत्रजन की मात्रा बची हुई थी, उसको 2 बराबर भागों में बांटकर इसका प्रयोग क्रमशः 35 एवं 70 दिन बाद करना चाहिए। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं फसल सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रोगों की। तो अरंडी की फसल में गेरुई रोग एक प्रमुख रोग है, जो कि एक फफूंद जनित रोग है और इस रोग का प्रकोप होने पर प्रारंभ में पत्तियों पर हल्के पीले या भूरे रंग के धब्बे उभरते हैं, जो बाद में पत्तियों के दोनों सतह पर फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। इस रोग के कारण 50% तक उपज प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त अरंडी की फसल में पत्तियों पर पत्ती झुलसा रोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिसमें पत्तियां किनारे की तरफ से सूखना प्रारंभ करती हैं और अंत में पूरी पत्ती धीरे धीरे सूख जाती हैं। इन दोनों ही रोगों के प्रबंधन के लिए पौधों पर इन रोगों के लक्षण दिखाई देते ही डाइथेन M45 की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। अब अगर इसमें लगने वाले कीटों की बात करें तो बिहार रोमिल सूड़ी का प्रकोप बहुतायत देखा जाता है। यह पौधों की कोमल पत्तियों को खाती है। नवजात सूड़ियां झुंडों में पत्तियों की सतह पर पूरी तरह फैल जाती हैं और पूरी पत्ती को खाकर समाप्त कर देती हैं। 5 से 6 दिनों उपरांत ये सूड़ियां बड़ी हो जाती हैं और अलग अलग पत्तियों पर फैलकर भयंकर नुकसान पहुंचाती हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अरंडी का एक अन्य कीट है सेमी लूपर कीट। यह कीट अरंडी की फसल को भारी हानि पहुंचाता है तथा यह पत्तियों के समस्त भागों को खा जाता है। केवल शिराएं एवं डंठल ही शेष छोड़ता है। इसके द्वारा कभी कभी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अतः इसके नियंत्रण के लिए थायोडान 35 EC दवा 1.5 लीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ATV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शरदकालीन गन्ने से अधिक उपज लेने के लिए बुआई के समय ध्यान देने योग्य बातें। अधिक पैदावार हेतु शिमला मिर्च की रोपाई विधि पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।